since you कहते brought the topic up, लोग ना अपने बच्चे को लॉन्च करते हैं कि अच्छा जी सज्जल के साथ लाओ इसको, हानिया के साथ लाओ, चॉकलेट हीरो बनाओ, है ना. जॉन चूज क्यों की? बिकॉज जॉन एक बहुत ही लो बजट इंडी रॉ एंड इट वाज, मतलब मुझे वाकई नहीं पता था कि तू है फिल्म में. मुझे बाद में पता लगा, मैं यार इट्स सो ब्रेव ऑफ हिम टू डू समथिंग दिस क्या कहते हैं रॉ एंड क्या कहते हैं अनपॉलिश्ड. या ये दो इसके रीजंस हैं. एक जो बिल्कुल सच्चा रीजन है वो ये है कि ऑफर ही वही हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई भरमार थी स्क्रिप्ट्स की और मैं कह रहा था मैं ये नबील की फिल्म में वेट कर रही है. एक तो ऐसा नहीं था. दूसरा ये था कि ऑब्वियसली फिर अगर कोई नहीं भी हो कुछ काम, तो यू नो वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, तो ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठ सकता था, चिल करता, अपना कॉलेज वॉलेज जाता. बट आई थिंक वो एक वही वाला रीज़न था कि यार अगर इफ़ आई कैन पुल दिस ऑफ ना, तो आई विल बी वन स्टेप क्लोजर टू रियली प्रूविंग माई टैलेंट, या मे बी मेकिंग पीपल रियलाइज कि नहीं यार मैं आई एम सीरियस अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग. इट्स नॉट जस्ट के बस कर रहे हैं. तो दीज वर द टू रीजंस व्हिच आई डिड इट. और वाकई मतलब वो फ़ायदा हुआ ना. आप देखें इतना मुझे मरोड़ दिया उन्होंने उस शूट पे, in terms of the performance that they wanted. Humble experience था वो. मुझे कोई शूट मुश्किल नहीं लगता उसके बाद. हाँ. मतलब वो आई थिंक एक चीज़ ना इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है ना, मुझे याद है मेरे ज़िंदगी के अंदर ना, मैंने जट एंड बॉन्ड भी शुरू किया था, तो मुझे समीना आंटी ने ना, नीनी ने एक आया था प्रोजेक्ट कि जी क्रिकेट के ऊपर आकिब जावेद भी उसके अंदर हेड कोच है और ये सारा कुछ. मैंने कहा जी मैं करूँ ये? तो उन्होंने कहा हाँ करूँ. मैं कहा अच्छा ठीक है. 6 महीने गर्मी में, मैंने ऑलमोस्ट 7 महीने गर्मी में क्रिकेट के ऊपर बन रहा है. वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस मेरी ज़िंदगी का था. और वो ड्रामा चला भी नहीं. 4 एपिसोड बनी और बंद हो गया. तो मैंने ना समीना आंटी से पूछा, मैंने कहा यार आपने क्यों मुझे ये करने दिया? उनका ताकि तुम्हें अच्छे काम की कदर हो. जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है. ऐसे कि वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक आपका एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको सीधा कर देता है, आपको हम्बल कर देता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आई गेस आई नीडेड दैट. या एंड वो जो आपकी ब्रेक वाली बात है ना, वो इसलिए थी कि वंस जॉन केम आउट, it was very well received by the fraternity and the critics, you know. बहुत मतलब I was so over the moon. People I've respected, directors, actors coming up to me, praising me, तो एक वो feeling आई कि यार चलो one step closer. But then you know it didn't translate into the maybe the life that I was expecting it to, कि बस जॉन आएगी और उसके बाद लोग देखेंगे कि एक्टर है लड़का, और वो तो ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद आई थिंक दैट आफ्टर दैट ना, क्योंकि उसमें लगा भी बहुत टाइम था शूट करने में, मैंने कहा अच्छा भाई थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करते हैं कि क्या करना है, यू नो, सोचते हैं इस पे. एंड फिर उस वक्त आफ्टर सम टाइम वो डिसीजन थी कि यार म्यूज़िक को बिल्कुल मैंने खुडेलान लगाया हुआ, क्योंकि म्यूज़िक भी यही था कि मैं गाने निकाल रहा था विच weren't गुड बिकॉज आई वॉज लर्निंग साथ साथ, बट वो रिलीज़ कर रहा था. तो फिर वो एक कॉन्शियस डिसीजन थी कि पीछे हटो, काम करो अपने क्राफ्ट पे, और अब जब नेक्स्ट रिलीज़ करो कुछ भी, चाहे वो एक्टिंग प्रोजेक्ट हो या चाहे वो म्यूजिक हो, इट जस्ट हैज़ टू बी रियली गुड. योर एक्टिंग एंड म्यूजिक हैव बीन, मतलब साथ साथ ही चल रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे साथ साथ कर रहे, बट कभी ये नहीं किया कि अच्छा यार मैं रियाज करूं या किसी उस्ताद को रखूं? किया 3 साल मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली एक उस्ताद से. पर पता है क्या अहमद भाई, आई थिंक बिल्कुल रियाजत और क्लासिकल ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर लर्निंग सिंगिंग. बट आज के ज़माने में ना सॉन्ग राइटिंग और आपके गाने ओरिजिनल म्यूज़िक कितना अच्छा है या कितना मुख्तलिफ है बाकियों से, बड़ा मैटर करता है आपका एज एन आर्टिस्ट हिट होने में. तो सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पे मैंने पर्सनली काम की वो ये की कि यार जो भी मैं गाने कर रहा हूँ वो कैसे लगे कि वो मेरे गाने हैं और वो कॉपीड ना लगे, कि वो लगे नहीं सुन के किसी को लगे यार ये तो उससे मिलता है, तो उससे मिलता है, ये उससे इंस्पायर्ड है. तो वो जो 1 साल मैंने गैप ली ना, वो थी टू फाइंड माई ओन साउंड, कि अच्छा मैं एज एन आर्टिस्ट, यू नो, हम सजाद अली एक आर्टिस्ट हैं, तो सजाद अली का एक स्पेसिफिक साउंड है. आप सजाद भाई का गाना सुनोगे, आप बताओगे यार ये इनका गाना है. आप आतिफ के कोई गाना सुनोगे, आपको सब उसमें आतिफ सुनाई देगा. तो इस तरह हर आर्टिस्ट का यूनिक साउंड होता है. तो दैट 1 year of the break that I took was just me trying to find कि अच्छा यार एक सेकेंड जेन्युइनली तुम्हारा साउंड क्या है, rather than being influenced by the world. और क्योंकि ये बहुत होता है एज आर्टिस्ट ना, आप कहते हो यार क्या चल रहा है आजकल, क्या गाने चल रहे हैं. You spent your entire life
अराउंड पीपल Yeah, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ना बड़े अरसे बाद रियलाइज़ हुआ था कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मैं पैदा हुआ था एक ऐसे ख़ानदान में जहाँ 24 घंटे एंटरटेनमेंट बिल्कुल आपको नज़र आती है, बिल्कुल लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और ये होते हैं। तो कोई 15-16 साल की उम्र में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरे दोस्तों की लाइफ ये नहीं है। आप समझते हो कि यार ये तो नॉर्मल है। ऐसे ही है। आप जब अगलों के घर में जाते हैं ना तो लोगों ने ये तो कुछ और ही हो रहा है। बत्तियां बंद की हुई हैं, पर्दा किया हुआ है, खवातीन बाहर नहीं आती, मतलब चुप हैं, दिखाना नहीं। तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार नॉर्मल तो वो है, नॉर्मल मेरा जो नॉर्मल है वो उनका नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। यस एंड सेम गोज विद यू, या बिकॉज 100% 24 घंटे एक ऐसे लाइमलाइट में और एक ऐसे इन्वायरमेंट में रेज होना जहाँ नॉर्मेलिटी बिल्कुल एक अलग रखती है मानी। बिल्कुल। एज अ म्यूजिशियन पहले कैसे शेप किया अपने आप को, कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस थी अराउंड यू? बहुत थी ना यार अहमद भाई। देखें आप, एक तो मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब म्यूजिक एक्टिंग शुरू की थी तो आई वाज वेरी यंग, आई एम स्टिल वेरी यंग, बट वो तो बिल्कुल ही ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना आपके, जब आप 18 के होते हो तो वो तो आप अभी तो बिल्कुल ही यंग होते हो। तो आपको जो म्यूजिशियन या आर्टिस्ट पसंद आता है ना, आप उससे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो जाते हो। फिर आपका दिल करता है यार मैं इसकी तरह गाना बनाऊं, या मैं आप जिससे इंस्पायर हो रहे होते हो, आप इन्फ्लुएंसेस ले रहे होते हो, एंड देन फिर ठोकरे खा के जब व्हेन इट्स नॉट वर्किंग देन यू रियलाइज कि नहीं यार चलेगी ओरिजिनलिटी। बिकॉज तुम लोगों के टाइम पे तो म्यूजिक चैनल भी खत्म हो चुके थे और बड़े कम आर्टिस्ट ही थे जो काम कर रहे थे। तो अपने आप को शेप इस तरह किया बस कि आई थिंक मुझे थोड़ी अगर टेक्निकल बात करूं तो वो ये कि मैं बड़ा हुआ हूँ बहुत ईस्टर्न म्यूजिक सुनते हुए बिकॉज ऑफ माई डैड। तो हम नूरी, स्ट्रिंग, सजाद अली ये सुनते हुए बड़े हुए हैं। पर क्योंकि मैं एक नई जनरेशन का भी हूँ तो मैंने मॉडर्न म्यूजिक भी सुना है। तो मुझे ये फील हुआ कि अपने गानों में ना, क्योंकि मैं मॉडर्न गाने भी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ मैं कॉलेज जाता हूँ मेरे दोस्त उस तरह के मॉडर्न गाने सुनते हैं, बट मैं अपनी फैमिली की वजह से मेहदी हसन खान साहब के भी गाने सुनते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये फ्यूजन जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है दैट कुड बी माई स्ट्रेंथ, जिसमें मैं आज की प्रोडक्शन है गाने, आप मेरा गाना साउंड कर रहा है मॉडर्न, पर उसमें अदायगी और उसमें बात और उसमें कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ी सी वही देसी बात है जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, which now is I feel the crux of my music. It's modern music but with a touch of nostalgia, कि आपको गाना सुन के लगेगा कि यार इसमें देसीपन भी है बट उसकी essentially फील मॉडर्न रखी हुई है। किशोर कुमार साहब का ना सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि वो मौसीकार, मतलब उन्होंने क्योंकि मौसीकी पहले शुरू की थी, अदाकारी बाद में शुरू की थी, तो उन्होंने मौसीकी और एक्टिंग के एक्सप्रेशंस को मिक्स किया था। ये बड़ा आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि जब आपका अदाकारी भी आपको आती है और आपको सिंगिंग भी आती है, तो फिर आप गाते ही उस हिसाब से प्लेबैक और सारा कुछ, एंड यू हैव दैट, मतलब कि यू अंडरस्टैंड एक्टिंग ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड सिंगिंग ऑल्सो। तो दोनों के एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना जो होता है बड़ा मज़ेदार एक, बिल्कुल बस वो कोशिश ही कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं कि ट्राई टू डूइंग इट the best way I can. बस I hope